Very good morning, everyone. Welcome you all in my YouTube channel Civil Engineering Gurukul. So this is lecture number 7 of stresses in beam. From this lecture, I'm going to start a very new module, that is 5.3 of unit number 5, that is shear stresses in beam. Up to lecture 6, I have already covered the bending stresses in beam and the numerical associated with the bending stresses. So आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम लोग शेयर स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे। अभी तक इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में देखा था और बेंडिंग स्ट्रेसेस से जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट थे उसको भी देखा था और उस पर जो एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स थे उसे हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो चलिए आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं एक नया मॉड्यूल जो कि हमारे यूनिट नंबर 5 का मॉड्यूल नंबर 5.3 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे शेयर स्ट्रेसेस के बारे में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉड्यूल को। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि शेयर स्ट्रेसेस के रिगार्डिंग है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स जो कि अप टू लेक्चर नंबर 6 तक कराए गए थे उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में पढ़े थे। तो हम लोगों ने एक केस पढ़ा था प्योर बेंडिंग के बारे में। क्या पढ़ा था? प्योर बेंडिंग के बारे में हम लोगों ने एक केस पढ़ा था। तो प्योर बेंडिंग के बारे में इसमें हम लोगों ने केस पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि प्योर बेंडिंग वैसा कंडीशन होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हम लोग लिखते थे कि बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है और शेयर फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। ये हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था। बट एक्चुअली में ये जो कंडीशन है ये रियल में मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि रियल फ्लूइड होता है जिसमें फ्रिक्शन के कारण कोई भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। बट ऐसा प्रैक्टिस में जब एक्चुअली में जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें फ्रिक्शन के कारण लॉस ना हो। जब भी फ्लो होगा उसमें फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ लॉसेज होता है, कहते हैं ना। तो उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि हम कहते हैं कि ये प्योर बेंडिंग के कंडीशन में है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, शेयर फोर्स जीरो है। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में बेंडिंग मोमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। बेंडिंग मोमेंट सेक्शन के हर एक पोर्शन पे क्या होता है? वैरी करता है। मान लो कि बीम सेक्शन है और बीम सेक्शन पे क्या है? थ्रू आउट ऑफ द बीम सेक्शन बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता है। हमेशा जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो वैरी करता है, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट वैरी करने के कारण शेयर फोर्स का भी वेरिएशन होता है, मतलब शेयर फोर्स भी वहाँ पे जीरो नहीं होता है। ये एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होता है, जिसके कारण जिस शेयर फोर्स के कारण वहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होता है? डेवलप होता है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स के कॉरस्पॉन्डिंग में देखें कि शेयर फोर्स वहाँ पे क्या होता था? जीरो होता था और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता था, तो उसे हम लोग प्योर बेंडिंग कहते थे। तो मान लीजिए अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आप अगर यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकालते हैं तो आप लोग पढ़े थे कि शेयर स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर प्योर बेंडिंग की कंडीशन से आप देखेंगे तो शेयर फोर्स क्या है? हम जीरो है और जीरो बटा एरिया यानी जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा? शेयर स्ट्रेस भी जीरो आएगा। बट दिस कंडीशन विल नॉट बी एग्जिस्ट इन एक्चुअल प्रैक्टिस। लेकिन इस टाइप का कंडीशन जो होता है एक्चुअल प्रैक्टिस में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो अगर हम सिंपल में बात करें कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि शेयर फोर्स के कारण जो बीम में वेरिएशन होता है, जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, उसे ही हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे कि प्योर बेंडिंग मतलब होता है कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है और शेयर फोर्स जीरो है। ये एक स्पेशल केस है जिसमें प्योर बेंडिंग कहते हैं, जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? डेवलप होता है, ओके। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, अगर एक्चुअल प्रैक्टिस की हम बात करें तो बेंडिंग मोमेंट कभी भी बीम पे कांस्टेंट नहीं होता है। बेंडिंग मोमेंट सेक्शन पे, हर एक सेक्शन पूरे थ्रू आउट ऑफ द बीम सेक्शन पे वैरी करता है। और बेंडिंग मोमेंट वैरी करते हैं इसका मतलब है कि शेयर फोर्स भी वैरी करेगा वहाँ पे, और शेयर फोर्स वैरी करने के कारण वहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होता है? डेवलप्ड होता है। सो आप शेयर स्ट्रेस मतलब समझ सकते हैं कि जो वेरिएशन होता है शेयर फोर्स के कारण, और शेयर फोर्स के कारण वेरिएशन होने के कारण वहाँ पे बीम में शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है,
When a beam is subjected to constant bending moment and zero shear force, then there will be only bending stress in the beam. ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, पहले के जैसा ही है। अब यहाँ पे एक न्यू चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ shear stress। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए लिखा हुआ एक टर्म है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस a beam is subjected to bending moment which varies from section to section. Due to this shear force, the beam will be subjected to shear stresses. Okay, so I hope कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने अभी बताया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, वैरी करता है सेक्शन टू सेक्शन। इसकी वजह से शेयर फोर्स जनरेट होता है। शेयर फोर्स के कारण जो है यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है। सो अगर सिंपल वर्ड्स में बात किया जाए कि शेयर स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है, तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू दी शेयर फोर्स। ओके, सो आई होप कि इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके रिगार्डिंग में एक एक्सप्रेशन है कि हम लोग शेयर स्ट्रेस किसी भी बीम में कैसे निकालते हैं। ये लेक्चर्स जो है सिर्फ इसलिए मैंने बनाया है ताकि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर पाऊँ शेयर स्ट्रेसेस के साथ में, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है शेयर स्ट्रेस का और इस यूनिट का लेक्चर नंबर 7 है। ओके, तो मैं आपको इस लेक्चर्स के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है और शेयर स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है और शेयर स्ट्रेस का क्या एक्सप्रेशन होता है। तब हम उसका यूटिलाइजेशन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्सप्रेशन फॉर शेयर स्ट्रेसेस इन बीम, कि शेयर स्ट्रेसेस का एक्सप्रेशन बीम में क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूफ पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ना होता तो मैं आपको प्रूफ भी बताता, बट यहाँ पे प्रूफ आपको पढ़ना है नहीं। ओके, सो शेयर स्ट्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन की, तो शेयर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू होता है यहाँ पे F इंटू AY बार बाई IB। ये एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे जिस तरीके से आपने फ्लेक्सरल फार्मूला को याद रखा था, बेंडिंग फार्मूला को, दैट इज सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू M बाई आई बराबर E बाई आर। क्या पढ़ा था हम लोगों ने बेंडिंग फार्मूला के अंदर में? सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू M बाई आई इज इक्वल टू E बाई आर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था बेंडिंग फार्मूला के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यू फार्मूला जो आपको याद रखना है जो शेयर स्ट्रेस के लिए है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू F इंटू कैपिटल A इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई आई इंटू बी, जहाँ पे टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस है, और A इंटू वाई बार की हम अगर बात कर लेते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ एरिया A अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, एंड I की अगर बात कर ले तो I इज इक्वल टू होता है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और अगर हम B की बात कर लें तो B होता है विड्थ ऑफ द सेक्शन। सो अगर आप फाइनल एक्सप्रेशन की बात करें अगर शेयर स्ट्रेसेस के टर्म में, तो टाउ इज इक्वल टू F इंटू A इंटू वाई बार डिवाइड बाई आई इंटू बी। जिस तरीके से आप लोगों ने बेंडिंग फार्मूला में सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू M बाई आई इज इक्वल टू E बाई आर को याद रखा था, और वहाँ पे जहाँ पे इसकी नीड थी वहाँ पे आप लोगों ने इसका यूटिलाइज किया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको टाउ इज इक्वल टू F इंटू A इंटू वाई बार डिवाइड बाई आई इंटू बी याद रखना है। जब भी हम शेयर स्ट्रेसेस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ओके, सो मैं इससे रिगार्डिंग जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट था इसके बारे में बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर्स में मैंने बहुत डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी, और इसमें हम सिर्फ बात करेंगे शेयर स्ट्रेस के बारे में। ओके, क्योंकि ऑलरेडी बेंडिंग स्ट्रेस का लेक्चर 6 तक कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हम लोगों ने बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, सो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम शेयर स्ट्रेसेस की बात करेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उसको कोरिलेट करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस के साथ में। ठीक है, तो आई होप कि आपको शेयर स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है, और शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या होता है। एज पर जो सिलेबस आपको यहाँ पे इतना पढ़ना था, और इसके बाद में हम एक न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा हुआ है एक वुडन बीम है। ठीक है, एक वुडन बीम है जो कि इसका जो विड्थ दिया हुआ है 100 mm है और डेप्थ दिया हुआ है 150 mm। ठीक है, और दिया हुआ है सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 4 मीटर। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है इफ शेयर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ द बीम इज 4500 न्यूटन, फाइंड द शेयर स्ट्रेसेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक वुडन बीम है जिसका विड्थ जो दिया हुआ है 100 mm है और डेप्थ दिया हुआ है 150 mm, और जो कि सिंपली सपोर्टेड है ओवर ए स्पैन ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर का एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर क्या है, ये सपोर्टेड है। और यहाँ पे एक चीज़ और दे दिया गया है, इफ शेयर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ द बीम इज 4500 न्यूटन, दैट मीन्स 4500 न्यूटन। शेयर फोर्स दिया हुआ है 4500 न्यूटन, तो पूछा जा रहा है कि शेयर स्ट्रेस कितना होगा न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm के डिस्टेंस पे। सो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है और जो आपने डिफिनेशन पढ़ा था शेयर स्ट्रेस के बारे में, वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है और किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में शॉर्ट आउट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
डियर स्टूडेंट्स की जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी स्पेसिफिकेशन या जो भी डेटा आपको क्वेश्चन से मिलता है आप उसे पहले राइट डाउन करें, उसके बाद देखिए कि आपको निकालना क्या है, तब जाकर के आपका जो है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिफाई हो पाएगा। ओके, सो अगर हम विड्थ की बात कर ले तो विड्थ जो क्वेश्चन में गिवन है डियर स्टूडेंट्स 100 mm दिया हुआ है। ओके, एंड डेप्थ की अगर हम बात कर ले तो डेप्थ दिया हुआ है 150 mm, एंड शेयर फोर्स की बात कर ले तो शेयर फोर्स दिया हुआ है 4500 न्यूटन। ओके, सो हम मान लेते हैं लेट टाउ इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस एट डिस्टेंस ऑफ 25 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पे हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है जो कि न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm के डिस्टेंस पे हमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमने फिगर बनाया और यहाँ पे 100 mm विड्थ दिया और यहाँ पे 150 mm डेप्थ दिया बीम का। ठीक है, चूँकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है और रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या है, ये सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाइज करेगा, टोटल जितना डेप्थ है उसके हाफ पे लाइज करेगा। ओके, सो न्यूट्रल एक्सिस की बात कर लेते हैं तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, यानी कि 150 बाई अगर 2 करें तो 75 mm ऊपर में और 75 mm नीचे में इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा। मतलब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर अगर हम जाएंगे तो 75 mm होगा और न्यूट्रल एक्सिस नीचे भी 75 mm होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm के डिस्टेंस पे निकालना है। सो व्हाट, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आपका है, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको अलग कलर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है और आपको यहाँ से 25 mm के डिस्टेंस पे निकालना है, मतलब यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, अब इस पोर्शन को जहाँ पे आपको निकालना है उसके ऊपर वाले पोर्शन को आप हैच कर दीजिए। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आप उसको हैच कर दीजिए, जहाँ पे निकालना है उसके ऊपर वाले पोर्शन को, तो 25 mm पे निकालना है तो 25 mm के ऊपर वाले पोर्शन को हैचिंग कर दिया गया है। ओके, अब करना क्या है कि अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm पे है और टोटल आपका कितना है 75 mm है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 50 mm हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है शेयर स्ट्रेसेस का उसका यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। सो हम जानते हैं एक्सप्रेशन होता है टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल ए इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई आई इंटू बी। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टाउ इज इक्वल टू कैपिटल एफ इंटू कैपिटल ए इंटू वाई बार डिवाइड बाई आई इंटू बी, वेयर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बीम एबव y1। कहाँ का एरिया निकालना है, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 25 mm पे पूछा जा रहा है तो 25 mm के ऊपर जो भी आपका एरिया है उसका एरिया निकालना है। ओके, सो इसका एरिया निकालना है हैच्ड वाले पोर्शन का। तो अगर हम हैच्ड वाले पोर्शन के एरिया की बात कर लेते हैं तो ये एरिया होता है कितना हो जाएगा, यहाँ पे विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ तो है 100। ओके, और डेप्थ कितना हो जाएगा 50, चूँकि हमको 25 mm से ऊपर वाले का पार्ट का एरिया निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 25 mm यानी जहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूट्रल एक्सिस से उसके ऊपर के एरिया का, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 50, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस सेक्शन का एरिया। ठीक है, 100 इंटू कितना हो जाएगा 50, चूँकि ब्रेड्थ दिया हुआ है 100 और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है यानी डेप्थ है 50 है, तो 100 इंटू 50 आपको सैडेड एरिया का, सैडेड जो पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। ओके, सो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा विड्थ क्या है और डेप्थ क्या है, फोर्स क्या है और जो एक्सप्रेशन हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो क्या है और कहाँ पे हमको एरिया निकालना है। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज़ निकालना है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका निकालना है, जो आपका सैडेड पार्ट है, जो आपका सैडेड पार्ट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। डोंट कंफ्यूज विद अनदर थिंग्स। ओके, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है आपका सैडेड पार्ट का। तो अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालना कहाँ से है, न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले जो डिस्टेंस आपका y1 है उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले y बार निकालना है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से आपको c निकालना है। तो पहले आप ऐड करेंगे 25 mm, 25 प्लस फिर क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पे है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50 है, अब उसका क्या करेंगे आधा कर देंगे यानी 50/2 कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 50/2 आ जाएगा टोटल 50, यानी कि आपका अगर y बार की बात कर लें तो y बार आपका कितना आ जाएगा 50 mm आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने, यानी न्यूट्रल एक्सिस आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको निकालना किसका है, सैडेड पोर्शन का। तो सैडेड पोर्शन तक जाने के लिए 25 mm तो ऐड करना पड़ेगा ना पहले, तो 25 mm मैंने पहले क्या किया ऐड कर दिया और प्लस अब उसके बाद आप जाएंगे ऊपर में, तो टोटल जितना डेप्थ है यानी 50 mm है तो 50 का आधा कर दीजिए और पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50 mm आपका आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया हो कि y बार कैसे निकाला गया है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप और निकालना चाहते हैं, निकालना नहीं चाहते हैं,
निकालना ही पड़ेगा, दैट इज़ आई और बी। तो बी ऑलरेडी गिवन है और आई अगर आप निकालना चाहते हैं यानी निकालना पड़ेगा आपको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको पता है कि कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, BD3/12। आपने फिगर देख लिया, बी है 100 और डी कितना है 150 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को निकालेंगे। ओके, सो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो देखिए वाई बार की जो वैल्यू है यहाँ पे, वाई बार की वैल्यू निकालना मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना है। ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, वाई बार इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया ए फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, आपको एरिया ए मतलब जो सैडेड एरिया है उसका सीजे निकालना है और कहाँ से निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस से निकालना है। ओके, सो पहले आपको 25 mm ऐड करना पड़ेगा तब तो जाकर के आप ए पे पहुँचेंगे। तो 25 और प्लस जो डेप्थ है मतलब जिस सैडेड एरिया का उसका हाफ कर देंगे। ओके, सो 50 mm यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टोटल सेक्शन, जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए आपका जो टोटल सेक्शन है यानी बी 100 है और डेप्थ 150 है, उस पूरे टोटल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है। सो क्या हो जाएगा, बी और डी, तो BD³ डिवाइड बाई 12, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका विड्थ बी और डेप्थ डी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD³/12। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में रखेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में बी और डी की वैल्यू को, और यहाँ पे हम लोग पाएंगे ये वैल्यू आपका आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ओके, एंड बी क्या है, एक्चुअल विड्थ ऑफ द सेक्शन एट अ डिस्टेंस y1 फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो एक्चुअल विड्थ ऑफ द सेक्शन एट डिस्टेंस y1 फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए एक्चुअल विड्थ क्या है सेक्शन का, सैडेड जो पार्ट है y1 न्यूट्रल एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे, तो नीचे जितना नीचे का विड्थ है उतना ही वहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, जितना 100 नीचे था उतना ही वहाँ पे भी आएगा क्योंकि उसके पैरेलल है तो वहाँ पे भी 100 आएगा। ओके, तो ये हो गया 100 mm। ठीक है, ये सेक्शन बाई सेक्शन वैरी करेगा। ओके, अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, जो भी वैल्यू आपने पाया है अभी उस वैल्यूज़ को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो आपका टाउ इक्वल टू होता है F इंटू A/IB, तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो F की वैल्यू 4500 न्यूटन थी और A की वैल्यू यहाँ पे आई थी और वाई बार की वैल्यू है डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू आपकी ये आई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और विड्थ ऑफ द सेक्शन ये आया 100। इसमें पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.4 न्यूटन पर mm²। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिक क्वेश्चन था शेयर स्ट्रेस का, जिससे मैं आपको बताना चाहता था कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है और शेयर स्ट्रेस का कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चंस के लिए हम कैसे करते हैं। सो ये बेसिक्स क्वेश्चन था। मैं इस वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको बस ये बताया है कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है और शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या होता है और शेयर स्ट्रेस का यूजुअल मीनिंग जो उसमें अंदर में ए क्या होता है, वाई बार क्या होता है, आई क्या होता है, बी क्या होता है, एफ क्या होता है, मैंने इसके नोटेशंस के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया और जो आपका इक्वेशन था दैट इज टाउ इक्वल टू F इंटू A इंटू वाई बार डिवाइड बाई IB, उसके एक्सप्रेशन को मैंने कैसे यूटिलाइज किया इस क्वेश्चन में, मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से दिखाया। सो आई होप कि आपको बहुत कुछ नई जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आपको ली होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने कंसर्न फ्रेंड्स को जिनको ये ज़रूरत है आप उनको शेयर करें, और जो नीडीज पर्सन है जिनको ये पढ़ना है, जो इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनको शेयर करें। ठीक है, जिनको ये बेनिफिट हो सके जिनको इन वीडियो से। ओके, सो आई होप कि आपको नई जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिली होंगी। सो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ हर एक वीडियोज़ में कि आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका अपना नहीं हो पाएगा ये चीज़, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर योरसेल्फ।